हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। कैजन क्लासेस में आपका स्वागत है और यह वीडियो है हमारे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड। तारीख है आज 25 जुलाई और 25 जुलाई किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम देख लेंगे कि इंटरनेशनल जो ये वेलफेयर डे है, इससे संबंधित यहाँ पर जो मुख्य तत्व वो यह है, यह जो दिवस है वो न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के, देखिए ध्यान दीजिएगा, उनके मानसिक, उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को उसको रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए मार्च 2025 में इस 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस इस रूप में मनाने का निर्णय लिया। और किसने लिया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसलिए यहां पर यह दिवस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने प्रश्न की ओर। और प्रश्न मतलब हम बात करेंगे टॉपिक की, लेकिन प्रश्न जरा देख लें प्रश्न क्या है और इंपॉर्टेंट है, बेशक इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या है? सवाल है कि अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति, मतलब बात हो रही रेप्लिका की, तो प्रतिकृति हाल ही में कहां अनावृत की गई? तो इसमें जो 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं 2 जो विकल्प श्रीलंका संबंधित है, एक इंडिया से और एक नेपाल से। तो आप एक नजर डाल लीजिए इसमें। अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता नहीं है, इसका जो सही जवाब है वो रहा यहां पर। यह देखिए क्या लिखा है, लिखा यहां पर यह है कि जो अशोक पिलर है उसका रेप्लिका जो है उसका अनावरण किया गया श्रीलंका में। और श्रीलंका में भी कहां पर किया गया? तो यह किया गया वास्का डुआ श्री सुभूति विहार राय। यह क्या है? यह है बौद्ध मंदिर और यह मंदिर स्थित है श्रीलंका के कालुतारा जिले में। और यह जो कालुतारा जिला है यह कहां पर है? तो यह श्रीलंका का दक्षिणी प्रांत है, जो कि कोलंबो से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और किस रूप में जाना जाता है? तो महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में। तो अब आपको यहां पर याद रखना है, आपको याद रखना है यह जो नाम है वास्का डुआ श्री सुभूति विहार है, इसे याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दूसरी बात, यहां पर जो हमारा सवाल था, सवाल का जवाब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका जवाब है क्या? सी, मतलब वास्का डुआ श्री सुभूति विहार राय श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां पर यह है कि 2010 से 2024 के बीच भारत में मां से बच्चे को एचआईवी संक्रमण में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यहां पर ऑप्शन है 56.5%, 74.5%, फिर उसके बाद 84% और 68%। अब इससे संबंधित जो टॉपिक है वो यह है कि भारत में एचआईवी संचरण में ऐतिहासिक गिरावट, इससे संबंधित रिकॉर्ड आया है, गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि 2010 से 2024 के बीच, मतलब इस पीरियड में भारत में मां से बच्चे में एचआईवी संक्रमण में गिरावट आई है और गिरावट दर्ज की गई है 84% की। और इस दौरान ध्यान दीजिएगा, इस दौरान जो वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट है उसमें लगभग 25% तक गिरावट आई है। तो अब यहां पर सवाल यह उठता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि कुछ जो वायरस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है? तो मां से जो भ्रूण होता है, मां से भ्रूण में गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के समय या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये स्थानांतरित हो जाते हैं। उसमें कौन कौन से वो देख लीजिए, जैसे कि एचआईवी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीज वायरस। तो ये जो है ये सब के सब क्या है? ये वर्टिकल ट्रांसमिशन रेट है। और यहां पर एक जो जानकारी वो यह है कि यह जो आंकड़ा है अभी जो हम देख रहे हैं, तो यह वैश्विक औसत 56.5% की कमी से काफी बेहतर है। मतलब यहां पर यह है कि इंडिया में कितना घटा है? 74.5% घटा है और ग्लोबली हम देखें कितना है? 56.5%। तो काफी महत्वपूर्ण। और उसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि 84% की गिरावट आई है किसमें? एचआईवी संक्रमण में। तो काफी महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी कहां से मिली है? तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री जिनका नाम है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी उन्होंने शेयर की है। तो चलिए ये था हमारा सवाल। इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, जवाब है 84%। अगला सवाल यहां पर यह है कि कौन सा भारतीय राज्य देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना शुरू करने जा रहा है? तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है, हम देखेंगे इसको जो भी हम व्याख्या करेंगे उसके अंतर्गत। और यहां पर है कि भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना है, उसको शुरू कर रहा है कौन? वह है झारखंड। और यह घोषणा की झारखंड के मुख्यमंत्री जिनका नाम है हेमंत सोरेन ने। और हेमंत सोरेन ने इसे क्यों शुरू किया? तो इसे शुरू करने के पीछे का कारण है उनकी स्पेन की यात्रा। जी हाँ, वो जब स्पेन गए थे तो स्पेन के गावा म्यूजियम ऑफ माइंस की उन्होंने यात्रा की थी और उसी से उन्हें प्रेरणा मिली थी। और उसी से प्रेरणा लेकर वह झारखंड में माइनिंग टूरिज्म उसकी शुरुआत करेंगे, जो कि देश में पहला राज्य होगा। और उसका उद्देश्य देखिए कि खनन विरासत को शैक्षिक अनुभव में बदलना है। जी हाँ, वह इसलिए क्योंकि झारखंड में भारत की कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत मौजूद है? 40% हिस्सा मौजूद है।
अगर हम इसमें एक्स्ट्रा इंसाइट की बात करें तो इससे क्या क्या फायदे हैं वो देखिए। पहली बात यह कि माइनिंग टूरिज्म से इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि छात्रों को और आम लोगों को खनन इतिहास और प्रक्रिया को समझने का अवसर भी मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह जो पहल है वह सस्टेनेबल टूरिज्म की दिशा में एक अनूठा प्रयास इसे माना जा रहा है। तो चलिए, अब हमारे पास सवाल क्या था? सवाल हमारा यह था, इसका जवाब ऑलरेडी आप जान चुके हैं। जवाब यहाँ पर क्या है? वह है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति मतलब ICAC इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी के अनुसार भारत की अनुमानित वार्षिक कपास उत्पादन वृद्धि दर 2034 तक कितनी रहेगी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित इस खबर को। खबर है यहां पर कि भारत की कपास उत्पादन में वृद्धि होगी और उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 2034 तक भारत की कपास उत्पादन दर उसमें लगभग 2% वृद्धि, मतलब उसमें हर साल 2% में उसमें वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। और ग्लोबल लेवल पर क्या रहेगा? तो ग्लोबल लेवल पर जो है वह 1.3% रहेगा। मतलब यहां पर यह है कि 2034 तक अगर कपास में प्रतिवर्ष वृद्धि की बात करें तो भारत का जो ग्रोथ रेट है वह क्या रहेगा? वह ज्यादा रहेगा। वहीं अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन माइलस्टोन की बात करें तो यहां पर देखिए यह है कि 2034 तक वैश्विक कपास उत्पादन के कहां तक 29.5 मिलियन टन तक उसके पहुंचने का अनुमान है। और फिर वर्तमान सत्र आधार मतलब 2024-25 की अगर बात की जाए तो उसमें देखिए कि 2024-25 इस सत्र में कपास उत्पादन का अनुमान कितना है? 25.68 मिलियन टन है। और इसमें अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करें तो भारत जो है वो अगले दशक में वैश्विक कपास उत्पादन वृद्धि का कितना 30% वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन होगा? ब्राजील जो 27% योगदान देगा। और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 23% कंट्रीब्यूशन देगा। चलिए, अब ये था हमारा सवाल था। सवाल का जवाब आप देख चुके हैं। जवाब क्या है इसका? ऑप्शन बी 2%। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट यहां पर कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक किस वित्तीय वर्ष में 67 के स्कोर तक पहुंचा? तो ठीक है, वित्तीय वर्ष पूछा जा रहा है। ये यहां पर वित्तीय वर्ष है कि फाइनेंशियल ईयर 21, 23, 24, 25। ये ABCD ये ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए हम नजर डाल लेते हैं इससे संबंधित इस टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो अब यहां पर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, तो ये क्या है? इसे जारी किया गया और यह इंडेक्स क्या करता है? यह वित्तीय समावेशन की प्रगति को मापता है, उसकी माप करता है। अब इस इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में जो सूचकांक है वह बढ़कर कितना हो गया? 67 हो गया, जो कि पिछले मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 में वह सूचकांक कितना था? 64.2 था। और इस सूचकांक के अंतर्गत 3 उप सूचकांक है। 3 उप सूचकांक में देखिए क्या है? एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी। एक्सेस मतलब यहां पर क्या देखते हैं? एक्सेस का मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी पहुंच लोगों तक कितनी है। उसके बाद जो लोग हैं उन मतलब वहां तक जो वित्तीय सुविधा है उसकी उपयोगिता उनके लिए कितनी है या वो उसका कितना उपयोग कर रहे हैं। और थर्ड है कि जो वित्तीय सुविधाएं उनको दी जा रही है उसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता कितनी है, क्वालिटी कितनी है। तो जो इंडेक्स है उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वह है यूजेस का और क्वालिटी का, मतलब वित्तीय जो सेवाएं हैं उसकी पहुंच का और उसके उपयोग का। तो इसका मतलब यहां पर यह बताया जा रहा है कि अब जो बैंकिंग सेवाएं हैं वहां तक लोगों की ना केवल पहुंच बढ़ रही है बल्कि लोग अब उसका उपयोग भी करना है। उसके अलावा यह जो सुधार है वह वित्तीय साक्षरता अभियान, मतलब लोगों को जो फाइनेंशियल लिटरेसी दी जा रही है उससे रिलेटेड जो अभियान है उसका भी काफी बड़ा योगदान है। और नेक्स्ट, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लोगों का भरोसा बढ़ा, यह भी इसका एक प्रमाण है। अब जो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की, तो इसे शुरू किया गया अगस्त 2021 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। और यह एक समग्र सूचकांक है जिसमें क्या क्या वो देखिए, यह बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाएं और पेंशन इन जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। मतलब ये है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और इसे सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के सुझाव के आधार पर विकसित किया गया है। और इसे विकसित किसने किया है? इसे विकसित किया है RBI ने। तो चलिए, अब यहां पर क्या था? यह था सवाल, और सवाल का जवाब है फाइनेंशियल ईयर 25। चलिए नेक्स्ट यहां पर टॉपिक है, टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है कि रतन थियम जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे? तो यह है शास्त्रीय संगीत, साहित्य, रंगमंच और चित्रकला। चलिए एक नजर डालते हैं इससे संबंधित टॉपिक पर। और टॉपिक जो है उसके अंतर्गत यहां पर यह है कि रतन थियम भारतीय रंगमंच के महानायक थे। इनका 77 वर्ष की आयु में मणिपुर में इनका निधन हो गया। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका इम्फाल पश्चिमी जिला जो कि मणिपुर में है। और सम्मान इनको पद्मश्री मिला है
अगर हम इनके विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि भारतीय रंगमंच के प्रतिष्ठित निर्देशक थे। उसके अलावा इन्होंने अपने सशक्त नाट्य प्रस्तुति से इनको भारतीय नाट्य या जो मणिपुर की नाट्य परंपरा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है और भारतीय रंगमंच को इन्होंने वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए इसका जवाब में मिल गया। इसका जवाब है ऑप्शन सी, रंगमंच। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट ये है कि FIDE महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो कल के करंट अफेयर्स में हमने देखा था, लेकिन फिर एक बार हम उसे यहां पर लाए हैं ताकि रिपीट होने पर वो चीजें हमें याद हो सके। तो चलिए यहां पर ये 4 नाम दिए गए हैं, आइए देखते हैं कि कौन सा नाम उपयुक्त है इस सवाल के जवाब के रूप में। तो अब यहां पर यह है कि दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, FIDE महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में प्रवेश। अब यहां पर एक है कि 24 जुलाई 2025 को भारत की दिव्या देशमुख ने चीन की तान झोंगी इनको हराकर FIDE महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया है। और यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि यह जो टूर्नामेंट है यह जॉर्जिया के बटुमी शहर में आयोजित किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा कि कहां पर आयोजन इसका किया गया। ये रहा जॉर्जिया, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये रसिया के बगल में। उसके अलावा टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, और जिस बटुमी की बात कर रहे हैं वो यहां पर बटुमी है, जो कि एक तटीय शहर है। और ये रहा यहां पर क्या, ब्लैक सी। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जिस उपलब्धि को दिव्या देशमुख ने हासिल किया है, तो यह हासिल करने वाली या फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये था हमारा सवाल, और इस सवाल का सही जवाब क्या है, वो है दिव्या देशमुख। तो इस तरह हमने आज के अपने इस डेली करंट अफेयर से संबंधित जो हमारा वीडियो, उसमें हमने उन महत्वपूर्ण सवालों को देख लिया है जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।